अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। पब्लिक गार्डन की तारीखी तालाब की बहाली का मुतालबा, 13 साल से मरम्मत का इंतजार। हल्के असम्बली चार मीनार में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यूक्रेनी सदर से मुलाकात, मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए पुरअमन हल की हिमायत। राहुल गांधी का दावा, कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नफ्सियाती शिकस्त दे दी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हर खानदान के लिए फैमिली डिजिटल कार्ड जारी करेगा, जिससे राशन, सेहत और दीगर फलाही स्कीमों के फवाइद हासिल किए जा सकेंगे। ये इकदाम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर असम्बली हल्के में शहरी और दही बस्तियों में नाफिज किया जाएगा। अहदेदारों को दूसरी रियासतों की पॉलिसी का मुताला करने के लिए हिदायत दी गई है ताकि बेहतरीन तरीक़ों को अपनाया जा सके। YSR कांग्रेस पार्टी के रहनुमा विद्यासागर को मुंबई की अदाकारा जेठवानी को हरासा करने के इल्जाम में देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पीर के रोज 4 अक्टूबर तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है और मजिस्ट्रेट के अहकाम के मुताबिक विजयवाड़ा के सब जेल मुंतकिल किया गया है। जेठवानी ने 20 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर हरासा किया जा रहा है। विद्यासागर को इतवार की देर रात देहरादून से ट्रेन के जरिए विजयवाड़ा लाया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कबल उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेठवानी ने यह भी दावा किया है कि हरासानी के इस वाक़े में IPS अफसरान और सियासी रहनुमा भी मुलव्विस हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके खिलाफ फर्जी केस दायर की गई। शहर का सबसे कदीम मसनूई तालाब जो निज़ाम दौर में तामीर किया गया था, पब्लिक गार्डन नामपल्ली में गुज़िश्ता 13 साल से बहाली और मरम्मत का इंतजार है। माहिरीन का कहना है कि शहरी तालाब खास तौर पर पार्कों में शहर की माहौलियाती अफादियत के लिए निहायत अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ शहरियों को सुकून फराहम करते हैं बल्कि मुजाहिर परिंदों और हयाताती तनों के लिए भी अहम मस्कन है। माहौलियात के कारकुन मोहम्मद आबिद अली ने हुकूमत तेलंगाना और मकामी हुकाम से अपील की है कि इस तारीखी तालाब के बहाली को तरजीह दी जाए ताकि पब्लिक गार्डन को दोबारा एक तफरीही मरकज़ में तब्दील किया जा सके। उनका कहना है कि इस इक़दाम से यह सिर्फ तालाब की तारीखी अहमियत बहाल होगी बल्कि मकामी माहौलियात को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हल्के असम्बली चार मीनार में बीजेपी की रुकनियत साजी की मुहिम का आगाज रियासती कन्वीनर N रामचंद्र राव ने किया, जिसका मकसद अक़लियती तबक़ात के अफराद को मेंबरशिप कार्ड जारी करना है। ये इक़दाम जारिया रुकनियत साजी की तजदीद और नए अरकान की भर्ती के लिए की गई है। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर मीर फरासत अली बाकरी ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी वाहिद जमात है जो अपने दस्तूर के मुताबिक जमहूरी उसूलों पर अमल पैरा है और अवाम की तवक्कात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में अक़लियती तबक़ात के 1 लाख अफराद को बीजेपी का रुकन बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जो गुज़िश्ता 1 माह में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी मुलाकात है। इससे पहले मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था, जहां दोनों लीडरों की कीव में मुलाकात हुई थी। इस मौके पर मोदी ने यूक्रेन में जारी तनाज़ा का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए पुरअमन हल तलाश करने की हिंदुस्तान की हिमायत का अदा किया। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स के जरिए इश्तराक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस को बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि एक पायदार हल तलाश किया जा सके। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तफसीलात शेयर करते हुए कहा, मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हिंदुस्तान की तामीर की किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने पीर को दावा किया है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना असम्बली इलेक्शन से कबल अजित पवार की NCP को महायुति से निकालने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। राउत ने कहा है कि बीजेपी हिकमत अमली इस्तेमाल करो और फेंक दो की है, जिसके तहत वो अपने मकासद के लिए दीगर जमातों का इस्तेमाल कर रही है। महायुति में शामिल बीजेपी और NCP ने संजय राउत की इन दावों को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाते हुए कहा, अपोजिशन महाविकास अघाड़ी अफवाहें फैला रही है क्योंकि इसे इलेक्शन में कामयाबी का यकीन नहीं है। राउत ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बीजेपी का अगला निशाना उनकी शिवसेना भी हो सकती है, इसलिए उन्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। नाही, बरोबर आहे। काँग्रेस पक्षात जर अशा प्रकारची भूमिका असेल तर त्या संदर्भात त्यांचे जे हायकमांड आहे, राहुल गांधी असतील किंवा मल्लिकार्जुन खरगे असतील, ते त्याच्यावर निर्णय घेतील। हिसकावून घेऊ असं जर काँग्रेसचे अधिकृत कार्यकर्ते बोलत असतील तर ते नाना पटोले यांच्यासाठी
त्यांच्या प्रतिमेला महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून फार डॅमेजिंग असं मला वाटतं. कारण आघाडीमध्ये अद्याप कोणी काही बोलत नाही. किंबहुना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका स्पष्ट आहे. चेहरा जरूर ठरवायला पाहिजे. पक्षाचा आघाडीचा चेहरा ठरवायलाच पाहिजे. जर काँग्रेस पक्ष असा चेहरा देणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू, आम्ही त्याचं समर्थन करू. ही उद्धव ठाकरे साहेबांची भूमिका आहे. म्हणजे शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिलं नाही तर आम्ही हिसकावून घेऊ. राष्ट्रवादीसुद्धा असं म्हणत नाही आहे की आम्हाला जर मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही तर आम्ही हिसकावून घेऊ. महायुतीतून बाहेर काढण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाकडून पद्धतशीर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येते. बघा, भारतीय जनता पक्ष आणि हा मिंदे गट हे एक नंबरचे कारस्थानी आणि कपटी लोक आहेत. भाजपवरती कोणी विश्वासच ठेवू नये. ते आपल्या जवळच्याच मित्रांचा काटा काढतात. आज अजित पवारचा काटा काढतील आणि निवडणुकीनंतर मिंदे गटाचा काटा काढतील, गर्दन उडवतील. हे निर्दयी लोक आहेत. त्याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. या देशातल्या अनेक त्यांच्या मित्रपक्षाने घेतलेला आहे. अजित पवार यांना दूर लोटण्याचा उपक्रम आणि कार्यक्रम सुरू झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे मिंदे गटाचे काही लोक सामील आहेत. त्यातलं राजकारण असं आहे की एकदा अजित पवारांना बाहेर काढलं की मग आपापल्या वाट्याला जास्त जागा जिंकण्यासाठी लढण्यासाठी येऊ शकतात. पण अजित पवार हे त्यांच्या काकांशी बेईमानी करून एवढा मोठा धोका पत्करून भारतीय जनता पक्षाबरोबर आलेले आहेत. पण आता गरज सर्व वैद्य मरो ही भूमिका असल्यामुळे अजित पवारांना अडचणीत आणणारी वक्तव्य भूमिका दोन्ही गटाकडून घेतल्या जात आहेत. पण मी परत सांगतो, आज पहिला बळी जर अजित पवारचा जाणार असेल तर दुसरा बळी हा मिंदे गटाचा आहे. हे 100%. 2024च्या निवडणुकीनंतर परिवर्तन जे होत आहे त्याच्यामध्ये सत्ता जरी महाविकास आघाडीची येणार असली 100%, तरीही कोणत्याही परिस्थितीत राज्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदेकडे राहू नये यासाठी भारतीय जनता पक्षामध्ये आत्ताच हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या लोकांना सांगण्यात आलेलं आहे दिल्लीतून, महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च करा. मग राज्यात जे सुरू आहे ती यासाठी हजारो कोटी रुपये गोळा करून या सरकारला, या सरकारच्या नेत्यांना, मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला द्यावे लागतात. थैल्या एकेकाळी आम्ही मुंबईतून कशा थैल्या जातात दिल्लीत याची वर्णनं करत होतो. तेव्हा दिल्लीत काँग्रेसचं राज्य होतं. आज गुजरातच्या व्यापार मंडळाचं राज्य आहे. पण थैल्या देण्याचं काम महाराष्ट्रातल्या किंवा मुंबईतल्या नेत्यांनाच करावं लागतं. त्याच्यावर त्यांच्या खुर्च्या टिकून आहेत. सीनियर कांग्रेस कायदर राहुल गांधी ने पीर को जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नफसियाती शिकस्त दे दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की सियासत नफरत और तशद्दुद पर मबनी है जो भाई को भाई से लड़ाती है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि नफरत को नफरत से हराया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ मोहब्बत से ही शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने मुल्क की हर रियासत में मोहब्बत की दुकानें खोली। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की मौजूदा हालत पर तबसरा करते हुए कहा अब वो नहीं रहे जो पहले थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कवानीन लाते हैं लेकिन कांग्रेस उनकी मुखालफत करती है और वो अब कानून मंजूर करने में नाकाम हो रहे हैं। नफरत और हिंसा फैलाते हैं, जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है।
और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है, राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत ने पीर को हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी का दावा करते हुए कहा, रियासत में पार्टी की एकतरफा जीत यकीनी दिखाई दे रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा, हरियाणा इंतखाबात में कांग्रेस की जीत हो रही है, ये जीत एकतरफा होने वाली है, रियासत में अच्छा माहौल है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के बारे में मुखालिफिन की जानिब से किए जाने वाले तबसरों की सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में तशद्दुद का माहौल बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर रवनीत सिंह
बिट्टू के तबसरे का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की जुबान सुन रहा हूं। बीजेपी से मुंसलिक लीडरान बोल रहे हैं और इस पर बीजेपी या आरएसएस की तरफ से कोई तबसरा नहीं हो रहा है। गांधी जी की हत्या हुई थी ना, उसके पहले ही देश के अंदर हिंसा का माहौल बनाया गया था और अभी हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी रूप में उचित नहीं है। और आज जो हुकूमत करने वाले लोग हैं वो चुप क्यों हैं, इसका मैं समझता हूँ कि देश को जवाब देना चाहिए। हरियाणा चुनाव जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है, वहाँ अच्छा माहौल है, सब एकजुट है, काम में लगे हुए। जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र वहाँ पर क्या हालात है? अभी वो तो देखो, अभी टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी तो वहाँ थोड़ी महाराष्ट्र में तो चुनाव घोषणा होना बाकी है अभी। राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, आपकी सरकार ने कर दिया गया था, क्या वो परीक्षण करके, वैसे तो आप जाएंगे हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये तो पॉलिसी होनी चाहिए खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रशासन में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। कि छोटा जिले का प्रयोग अगर हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक इकाइयाँ जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में, राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय में जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इकाइयाँ बनाएंगे जिले की, उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप में फायदा है। अब सरकारी सोच क्या है वो तो वो जाने। क्या कहना है उनका जो बयान राहुल गांधी के लिए दिया गया था उसके ऊपर? जितना कंडेम करे तक काम है, जितना कंडेम करे तक काम है, और उनसे ये अपेक्षा भी नहीं थी। जो कांग्रेस के परिवार का व्यक्ति था, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए देश के लिए और आतंकवादी से लड़ते हुए, उनका अगर ग्रैंडसन होता, अगर ये बात बोलेगा, ये हमें स्वीकार नहीं है। हम इसको कंडेम करते हैं और ये इस पर बोलने किसी को अधिकार भी नहीं है। किसी नागरिक को किसी के बारे में जो भाषा राहुल गांधी के बारे में बोली जा रही है, कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई कहते हैं कि दादी की तरह इनकी हत्या हो जाएगी, कोई कहता है कि इनको तो ये तो इनकी जीभ काट दो। ये इस देश के अंदर पहली बार मैं अपने लाइफ के अंदर सुन रहा हूँ कि कोई इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। नेता लोग बोल रहे हैं जो बीजेपी से संबंधित हैं, और बीजेपी आरएसएस कोई कमेंट नहीं कर रही। दुख इस बात का है कि कोई अगर कोई बेवकूफ़ी कर भी देता है तो उनकी पार्टी के नेता और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, इनका कोई पार्टी के नेता ने इसको डिसऑन भी नहीं किया। ये भी नहीं कहा ये बहुत गलत है, हम इससे सहमत नहीं, ये भी नहीं कहा। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ लाइफ के अंदर कि इस प्रकार की माहौल बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। गांधी जी की हत्या हुई थी ना, उसके पहले ही देश के अंदर हिंसा का माहौल बनाया गया था और अभी हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी रूप में उचित नहीं है। बदलापुर इस्मत दरी मामले में मुल्जिम अक्षय शिंदे को पुलिस ने हिरासत में मार दिया है। बताया जा रहा है कि मुल्जिम ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। इस दौरान एक पुलिस अहलकार भी जख्मी हो गया है। जख्मी हालत में मुल्जिम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई है। दरअसल मुल्जिम अक्षय शिंदे को पुलिस तलोजा जेल से जिनसी हरासानी के मामले में रिमांड पर ले जाकर बदलापुर ले जा रही थी। जब गाड़ी मुमरा बाईपास के करीब पहुंची तो मुल्जिम अक्षय शिंदे ने एक पुलिस अहलकार की बंदूक छीन ली और 2-3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस जख्मी हो गया है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली मुल्जिम को लग गई और वो जख्मी हो गया। जख्मी मुल्जिम को कलवा के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसने बोला अच्छा है, मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है।
8 त्याला महीने मारून टाकले. तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो मी काय करके. म्हणतोय मैं त्याच्यावर बोला गुन्हा बाबा झालाय. मेरा पास वो तुम्ही कैसा कोर्टात का नाही नेलं भेजेगा, नाही? पुलिस असं वाला माझं तो म्हणणं लेता आहे. नहीं पैसा. तो वो नंबर कोर्टात दिया घेऊन उसने. जायचं होतं. वो कैदी था वकील दूसरा, करत होतं उसके साथ में पूर्ण. बुड्ढा था. केस काय आहे काय नाही नंबर इन्क्वायरी दिया, करत उसके होतं. बाद मैं बोला ये हा गुन्हा केला का नाही केला जे समोर क्या बोलता पोस्टमैन, उसमें कोर्टात भेज दो न्यायचा करके अगोदर बोला. मारून टाकत तुम्ही गेला. फिर उसको ताकि बोला बाबा तुम्हारा- तेरी 1 महीने के बाद छोड़ेगा. उसका भीती हाथ असेल में ना? पेपर था इतना बड़ा. पुढचे लोक असतील मोठे उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का भीती कि असेल त्यांना. पढ़ के बाबा देख आमच्यावर मत. येणार म्हणून मैं बोला मेरे गेला को तर पढ़ने को नहीं आता, घरचा माणूस म्हणून जाईल. मारून टाकलं आमचं पोराला. पढ़ने को नहीं आता बोला. उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी दिया उसने. काय पर्सन देते मेरे को पप्पी भी दिया मेरा बच्चे ने. और ये उस घटना का एक बहुत अच्छा मिसाल है, क्योंकि इसी स्टेशन ने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ था, और यही स्टेशन आज देख रहा है कि ये जल्लोष मनाया जा रहा है. क्योंकि उस आदमी ने, मैं आदमी भी नहीं शैतान बोलूंगी उसको, उस शैतान ने जो हरकत की थी वो हरकत कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करेगा. और आज जो उसका एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में वो मारा गया है. मैं बोलती हूँ कि जो महाराष्ट्र का कोर्ट है या यहाँ की शासन यंत्रणा है, उससे पहले ही यम की जो यंत्रणा है, यम का जो कोर्ट है, उसमें उसे फांसी मिल गई है. और आज की तारीख में न्याय और कायदा सुव्यवस्था, इसके ऊपर जनता का जो भरोसा था वो दुगना हो गया है. मैडम क्या कहेंगे, जो है आरोपी को आज एनकाउंटर में मार दिया गया है, आज आप पेड़े बांट रहे हैं, कैसे देखते हैं इस इंसिडेंस को? कुछ दिन पहले इसी बदलापुर रेलवे स्टेशन पे जो रेल को भी देखा गया था. अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हद से अभी महिला सुरक्षित हो गई है. कल का हादसा हो गया, इसके कारण अभी सेफ्टी लग रहा है हम लोग को, थोड़ा महिलाओं के लिए सेफ हो गया है. अभी जो भी है ऐसा कुछ काम करेगा तो ऐसा न्याय मिलेगा, तो महिलाओं के लिए सेफ्टी हो गया है अभी थोड़ा. बस जो स्कूल है उसका, स्कूल के छोटे छात्रों को अभी तक स्कूल में पेरेंट्स नहीं भेज रहे, उस सफर को कैसे देखते हैं? नहीं, फिर भी थोड़ा डर था, लेकिन कल का हादसा देख के अभी सब लोग को पता चल गया है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो पुलिस और सब लोग मिलकर उसको ऐसा न्याय देंगे. तो अभी थोड़ा हो जाएगा, अभी सब लोग भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे. कौन आदमी था, तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका उस सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है. क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश की गई, और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज बंद कर दी गई है. तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है, और खासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरी जांच को अपने हाथों में लेना चाहिए. महाराष्ट्र पुलिस का एक समय ऐसा दबदबा था कि पूरी देश की पुलिस उनका लोहा मानती थी. फायर करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसावर फायर केलं, हवेत फायर केलं. त्यामुळे संरक्षणार्थ पोलिसांनी त्या ठिकाणी गोळी चालवलेली आहे. या संदर्भात त्याला दवाखान्यात नेण्यात आलं आणि डॉक्टरांनी अजून अधिकृत घोषणा करायची आहे, पण जी काही माहिती आहे त्याप्रमाणे बहुधा मृत्यू झालेला असावा. त्यामुळे हे कुठलंही प्रवोक किंवा याच्यामुळे झालेलं नाही, तर एक प्रकारे पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेला हा गोळीबार आहे, ज्याच्यामध्ये या आरोपीचा मृत्यू झालेला आहे. इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी. उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे. उस समय उसने पुलिस केसमध्ये होता. एक लहान बच्चूची जी दुर्घटना घडली होती आणि त्याच्यावर देखील अनेक जो अक्षय शिंदे आहे त्याच्या पत्नीने देखील त्याच्यावर अलिगेशन केले होते लैंगिक अत्याचाराचे, आणि अशा प्रकारचा हॅबिच्युअल गुन्हेगार तो होता. आणि त्याला तपासासाठी बाहेर आणल्यानंतर त्याने पोलीस एपीआय निलेश मोरेवर
गोळी झाडली, त्याच्यामध्ये निलेश मोरे जखमी आहे आणि मग स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी बचावासाठी गोळ्या झाडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे पोलीस तपास सुरू आहे आणि त्याच्यावर निलेश मोरे आहे त्याच्यावरही उपचार चालू आहे. एवढी प्राथमिक जी माहिती आहे त्याप्रमाणे अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे. अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर संस्था असल्यामुळे तो जो संचालक मंडळ आहे त्यांना वाचवण्यासाठी ही घटना केली काय म्हणून हे सगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि म्हणून आमची मागणी जी आहे की उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या माध्यमातून ही चौकशी व्हावी. बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है. तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है. और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो. पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है. त्यांना वाचवण्यासाठी हे सगळे जीवन त्याचा घेतलेला आहे. बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर में गैर मुल्की फिल्म कैटेगरी में हिंदुस्तान की ऑफिशियल एंट्री हो गई है. आमिर खान ने इस मौके पर फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबी कमेटी का शुक्रिया अदा किया है. एक बयान में आमिर खान ने कहा है कि हम इस खबर से बहुत खुश हैं. मुझे किरण और उनकी पूरी टीम पर फख्र है. आखिर में हेडलाइंस फिर. पब्लिक गार्डन की तारीखी तालाब की बहाली का मुतालबा, 13 साल से मरम्मत का इंतजार. हल्के असम्बली चार मीनार में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यूक्रेनी सदर से मुलाकात, मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए पुरअमन हल की हिमायत. राहुल गांधी का दावा, कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नफ्सियाती शिकस्त दे दी. 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ. मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात. अल्लाह हाफिज़.